मेरा नाम नेहा है और मैं स्वागत करती हूँ आपका द हॉरर डायरी यूट्यूब चैनल पर। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो शायद किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। पटना की उन गलियों में जहाँ से रोज गुजरती थी, वहाँ एक रात ऐसा कुछ हुआ कि जिंदगी का रुख ही बदल गया। ऑफिस की घड़ी पर नजर डाली तो 10-15 बज चुके थे। बोरिंग रोड पर हमारा आईटी ऑफिस टेकविजन सॉल्यूशंस 12वें मंजिल पर था। खिड़की से बाहर देखा तो आसमान में काले बादल घिर आए थे। बारिश की बूंदें शीशे पर टकरा रही थीं, जैसे कोई उंगली से नॉक कर रहा हो। नेहा, तुम अभी तक यहां हो? राहुल ने पूछा, अपना लैपटॉप बंद करते हुए। मैं मुस्कुराई। हाँ, बस ये क्लाइंट प्रेजेंटेशन फिनिश करना है। कल सुबह 9 बजे डेडलाइन है। मत रुको यार, मौसम बहुत खराब हो रहा है। साइक्लोनिक वार्निंग है आज, उसने चिंता से कहा। मैं बस सर हिलाकर रह गई। प्रोजेक्ट डायरेक्टर शर्मा जी के सामने प्रेजेंटेशन इनकम्प्लीट नहीं रख सकती थी। उनकी डांट से तो मौसम का कहर ही बेहतर। राहुल चला गया और मैं अकेली रह गई। 12वें फ्लोर पर एक मैं और 2 सिक्योरिटी गार्ड। बिजली चमकने लगी थी बाहर। हर बार जब चमक होती, ऑफिस का अंधेरा हिस्सा एक पल के लिए उजागर हो जाता, फिर दोबारा अंधेरों में डूब जाता। घड़ी ने 10:30 बजा दिया। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थीं। प्रेजेंटेशन का लास्ट स्लाइड कंप्लीट हुआ और मैंने लैपटॉप बंद किया। मेरी आंखें थकान से लाल हो चुकी थीं। लिफ्ट में उतरते हुए मैं अपने फोन पर ओला और उबर दोनों चेक कर रही थी। नो कैब्स अवेलेबल इन योर एरिया का मैसेज बार बार आ रहा था। बाहर स्टॉर्म वार्निंग की वजह से शायद ड्राइवर्स घर चले गए थे। बिल्डिंग के बाहर आ गई। सिक्योरिटी गार्ड राम सिंह ने कहा, मैडम जी, आज तो बहुत तेज तूफान आने वाला है, जल्दी घर पहुंच जाइए। ऑटो नहीं मिल रहा है, मैंने चिंता से कहा। मैडम, आज तो मुश्किल है, मैं भी 11 बजे निकलूंगा, अभी कोई नहीं मिलेगा। बेली रोड पर जाइए, वहां से शायद कोई मिल जाए। मैं अपने रेनकोट को टाइट करके बेली रोड की तरफ बढ़ गई। बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने देखा कि सड़क पर पानी जम रहा था। बोरिंग रोड से बेली रोड तक पहुंचते पहुंचते मेरी चप्पलें और पैंट के नीचे तक का हिस्सा गीला हो चुका था। 15 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन एक भी ऑटो नहीं मिला। फोन की बैटरी 15% थी। घर कंकड़बाग, यहां से 6 किलोमीटर दूर। ऑटो नहीं मिला तो क्या करूंगी, सोचने लगी। तभी मुझे याद आया, राजेंद्र नगर होकर जाऊं तो रास्ता थोड़ा छोटा पड़ेगा। पुराना फ्लाईओवर जो अब बंद हो चुका है, लेकिन पैदल चलने वाले उससे उपयोग कर सकते हैं। सड़क से करीब 25 मिनट बची जा सकती है। रात के इस वक्त बारिश में वो रास्ता सूना होगा, लेकिन क्या कोई ऑप्शन था? मैंने राजेंद्र नगर के पुराने फ्लाईओवर की तरफ कदम बढ़ाए। मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी थी। बेली रोड से साइड रोड पकड़कर मैं उस खाली सड़क पर आ गई। बारिश की बूंदें अब और तेज हो गई थीं। मेरा फोन बज उठा। माँ का कॉल था। हाँ माँ, मैं निकल गई हूँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, मैंने कहा। बेटा, बारिश बहुत तेज हो रही है। ऑटो मिला नहीं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगी, आप चिंता मत करो, मैंने झूठ बोला। माँ को बताती कि मैं पैदल जा रही तो वो परेशान हो जाती। बिजली चमकी और मैं चौंक गई। उसी पल मेरे फोन की बैटरी मर गई। स्क्रीन ब्लैक हो गई। अब मैं अकेली थी, किसी से कांटेक्ट करने का कोई जरिया नहीं। राजेंद्र नगर के पुराने फ्लाईओवर की तरफ बढ़ते हुए रोशनी कम होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइट्स भी हर जगह नहीं थीं। कुछ जगह पर चलती थी, कुछ पर बंद। मैं रेनकोट को टाइट करती हुई चल रही थी। फ्लाईओवर के नीचे पहुंची तो दिल की धड़कन तेज हो गई। ये पुराना फ्लाईओवर जो अब ऑफिशियली बंद था, उसके नीचे का हिस्सा किसी भूतकाल का दरवाजा लगता था। कंक्रीट के खंभे, मॉसी वॉल्स और घुप अंधेरा। बस 15 मिनट का रास्ता है, मैंने खुद को तसल्ली दी। फ्लाईओवर के नीचे का रास्ता जब शुरू हुआ
तो बारिश की आवाज भी दब गई। सिर्फ चप्पलों से निकलती पानी की चपचप सुनाई दे रही थी। आंखें एडजस्ट होने लगी अंधेरे में। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी। कोई मुझे देख रहा है। मुड़कर देखा तो सिर्फ अंधेरा। दिल ने फिर से धड़कन मिस्ट की। फ्लाईओवर के उस हिस्से में पहुंची जहां कंक्रीट की दीवारें थीं, ग्राफिटी से भरी। कुछ पुराने पोस्टर्स थे जिन पर पानी गिर गिर कर उन्हें और भी क्रीपी बना दिया था। एक जगह भगवान बचाए लिखा था लाल रंग में। शायद किसी बच्चे ने मजाक में लिखा होगा, लेकिन उस वक्त कोई मजाक नहीं लग रहा था। अचानक से एक चीखने की आवाज आई। मैं जम गई अपनी जगह। कौन है? मैंने पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। शायद कोई जानवर होगा, मैंने सोचा। आगे बढ़ी तो एक कोने में प्लास्टिक का थैला हवा से हिल रहा था। उसके पीछे अंधेरे में मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ। अक्सर लोग इधर उधर सोते हैं, कोई नशा करने वाला होगा। मैंने खुद कुछ समझाया, लेकिन पैर रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बारिश के कारण पानी फ्लाईओवर के नीचे से रिसता हुआ बह रहा था। मेरी चप्पलें तालिब में घर घर करती हुई मुझे डर लगने लगा था। तभी अचानक बिजली चमकी और उसके उजाले में मैंने देखा एक छोटी सी लड़की, शायद 8-9 साल की, सफेद फ्रॉक पहने, गीले बालों के साथ फ्लाईओवर के दूसरे छोर पर खड़ी थी। बिजली की रोशनी गई और वो गायब। मेरी सांसें रुक गईं। हेलो, मैंने आवाज दी। क्या कोई बच्ची यहां अकेली हो सकती है इस वक्त? कोई जवाब नहीं। मैं आगे बढ़ी, उस जगह तक जहां मैंने बच्ची को देखा था। कोई नहीं था वहां। मैं पागल हो रही हूं, मैंने खुद से कहा। थकान, डर और बारिश दिमाग भ्रम दिखा रहा था। फ्लाईओवर के दूसरे किनारे तक पहुंचते पहुंचते मुझे लगभग 7-8 मिनट लग गए। यहां से सीधा अगमकुआओं की तरफ निकलना था, फिर कंकड़बाग। फ्लाईओवर से निकलते ही फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी और फिर वही लड़की अब मेरे सामने बस 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर चिपके हुए थे, आंखें बड़ी और खाली सी मुझे देख रही थी। कौन हो तुम? मैंने पूछा, डरते हुए। बच्ची ने सिर्फ मुझे देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया जैसे किसी को इशारा कर रही हो, मुझे बुलाती हुई, और फिर वो मुड़ गई और चल पड़ी, मुझे इशारा करती हुई कि उसके पीछे आऊं। दिमाग कह रहा था भाग जाओ। दिल कह रहा था इस बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या अगर यह कोई रियल बच्ची है जो खो गई है? लेकिन रात के इस वक्त इस बारिश में यह बच्ची यहां क्या कर रही है? मैं रुकते रुकते डर और कंफ्यूजन में उस बच्ची के पीछे चल दी। वो मुझसे 15-20 कदम आगे थी। कभी रुकती, कभी मुड़कर देखती, जैसे चेक कर रही हो कि मैं आ रही हूं या नहीं। रुको, तुम्हारा नाम क्या है? घर कहाँ है तुम्हारा? मैंने पूछा। वो बोली नहीं, बस चलती रही। मैं रियलाइज किया वो मुझे अगमकुआओं की तरफ नहीं, बल्कि एक अलग रास्ते पर ले जा रही थी। एक पुरानी कॉलोनी की तरफ जो राजेंद्र नगर और अगमकुआओं के बीच में थी। यह पुरानी बस्ती जहां अधूरे अबैंडन्ड बिल्डिंग्स थे। मुझे उस तरफ नहीं जाना, मैंने कहा, लेकिन बच्ची चलती रही। बिजली चमकी और उस रोशनी में मैंने देखा बच्ची के पैर गीले नहीं थे। बारिश में इतना चलने के बाद भी उसकी सफेद फ्रॉक और पैर सूखे थे। मेरा खून जम गया। ये बच्ची इंसान नहीं थी। मैं रुक गई, बच्ची भी रुक गई। उसने मुड़कर देखा मुझे। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, दुख, दर्द या शायद कोई संदेशा। तुम क्या चाहती हो? मेरी आवाज कांप रही थी। बच्ची ने फिर इशारा, क्या आओ मेरे साथ। मैं पीछे मुड़ने लगी, भागना चाहती थी, लेकिन तभी अचानक और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज कि आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और एक अजीब बात हुई, मेरे पीछे जहां से मैं आई थी वहां कुछ लोग खड़े हो गए थे।
हिजड़े जैसे कपड़े पहने, उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस सिलुएट्स। लेकिन वो वहां खड़े थे और मेरे तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, बच्ची के पीछे जाना ही था। वो मुझे एक पुरानी बिल्डिंग के सामने ले आई, 3-4 मंजिल की, अधूरी सी, जिसके कुछ हिस्से बन गए थे, कुछ नहीं। उस बिल्डिंग में जाना ही घोर पागलपन था, लेकिन मैं कहाँ जाती। बच्ची अंदर चली गई। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वो अजीब लोग अब काफी करीब आ गए थे। मैं भी बिल्डिंग में घुस गई। बिल्डिंग में घुसते ही खास बू आई, पुरानी सीमेंट, भीगी मिट्टी और कुछ और, जो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। अंदर काफी अंधेरा था, सिर्फ कभी कभी बिजली चमकने पर ही कुछ दिखाई देता था। कहाँ हो तुम? मैंने बच्ची को आवाज दी। कोई जवाब नहीं, लेकिन मुझे उसके पैर की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, स्टेयर्स पर चढ़ती हुई। मैंने उसका पीछा किया। फर्स्ट फ्लोर तक पहुंची तो देखा कि यह बिल्डिंग अधूरी थी। कुछ कमरे बन गए थे, कुछ में सिर्फ दीवारें थीं। मैं धीरे धीरे टच करके, फील करके चल रही थी। बच्ची के कदमों की आवाज रुक गई। मैं रुक गई। कहाँ हो तुम? बिजली चमकी और उसी चमक में मैंने देखा बच्ची एक कमरे के सामने खड़ी थी, दरवाजे के पास। उसने मुझे देखा, फिर कमरे की तरफ इशारा किया। मैं अंदर नहीं जाना चाहती, मैंने कहा, लेकिन बच्ची वहीं खड़ी रही। मैं धीरे धीरे उस कमरे के पास गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। खिड़की नहीं थी, सिर्फ कंक्रीट वॉल्स। बच्ची ने इशारा किया कि मैं अंदर जाऊं। क्यों? क्या है अंदर? मैंने पूछा। बिजली चमकी और फिर बच्ची गायब हो गई। नहीं, मैं चिल्लाई, मुझे अकेले मत छोड़ो। नीचे से कुछ आवाजें आने लगीं। वो लोग जो मेरे पीछे आ रहे थे अंदर आ गए थे। मैं उस कमरे के अंदर चली गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। कमरा अंधेरा था, फोन की टॉर्च डेड थी। मैं बस हाथ से टच करके समझने की कोशिश कर रही थी, क्या है इस कमरे में। हाथ लगाते ही मुझे एक बॉक्स जैसा लगा, वुडन, पुराना। उसके किनारे को टच किया तो रियलाइज हुआ ये कोई बॉक्स नहीं, कॉफिन जैसा कुछ था। मेरी सांसें रुक गईं। बाहर कदम की आवाजें बढ़ रही थीं। दरवाजे के नीचे से रोशनी आ रही थी। किसी के हाथ में टॉर्च थी। अंदर कोई है? एक भारी आवाज आई, पुलिस है, बाहर आओ। पुलिस? मैंने सोचा। कितना अजीब था। अभी तक डर रही थी और अब पुलिस कहते ही डर और बढ़ गया। मुझे पता है तुम अंदर हो, दरवाजा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। वही आवाज आई। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बच्ची का ख्याल आया, कहाँ गई वो? अजीब है, अब वो नहीं है तो मुझे और डर लग रहा है। दरवाजे पर दस्तक बढ़ गई। लास्ट वार्निंग, खोलो। मैं कमरे में कोई छुपने की जगह ढूंढ रही थी। कॉफिन के पीछे एक कोना था। मैं वहीं दबक गई। तभी कमरे में बिजली चमकी, पता नहीं कहां से, और उस रोशनी में मैंने देखा कॉफिन का ढक्कन खुला था और उसमें एक औरत थी, मेरे जैसे ही कपड़े में, मेरे जैसे ही बाल। वो मैं थी। मैं चीख पड़ी। मेरी चीख सुनकर दरवाजा टूट गया। 2 लोग अंदर आए, पुलिस यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि नॉर्मल क्लोथ्स में। एक के हाथ में टॉर्च थी। अरे यहां तो कोई है, एक ने कहा। मैडम, आप यहां क्या कर रही हैं इस वक्त? मैं शॉक में थी। कॉफिन की तरफ देखा, अब वहां कुछ नहीं था, ना कॉफिन ना मेरी बॉडी, बस खाली कमरा। वो मैं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे थे। चलिए यहां से, ये जगह सेफ नहीं है, दूसरे आदमी ने कहा। हम यहाँ के वॉचमैन हैं, रात में पेट्रोल कर रहे थे कि आपकी चीख सुनाई दी। मैं उनके साथ नीचे आई। बारिश अब थोड़ी कम हो गई थी। बिल्डिंग के बाहर आकर मैंने देखा वो हिजड़ों जैसे कपड़े वाले लोग भी गायब थे, बच्ची भी कहीं नहीं थी। आप यहाँ कैसे पहुंचे? वॉचमैन ने पूछा।
एक बच्ची दिखी थी, सफेद फ्रॉक में। उसने मुझे यहां लाया, मैंने कहा, अब भी कांपती हुई। दोनों वॉचमैन ने एक दूसरे को देखा, फिर मुझे। मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है? यहां कोई बच्ची नहीं रहती। ये बिल्डिंग पिछले 5 साल से खाली पड़ी है। कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। नहीं, मैंने उसे देखा, वह मुझे यहां लाई। मैं जोर से बोली, आपको बस थोड़ा आराम की जरूरत है। हम आपको मेन रोड तक छोड़ देते हैं, वहां से ऑटो मिल जाएगा, एक वॉचमैन ने कहा। मैं चुप हो गई। क्या फायदा था आर्ग्यू करने का? कौन यकीन करेगा मेरी बात? वॉचमैन मुझे मेन रोड तक ले गए और सच में वहां से मुझे एक ऑटो मिल गया जो कंकड़बाग जा रहा था। ऑटो में बैठे बैठे मैं सोचने लगी, क्या हुआ था वहां? क्या वो सब मेरी कल्पना थी या फिर? ऑटो ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से मुझे देखा। मैडम, आप ठीक हैं? आप बहुत डरी हुई लग रही हैं। हाँ, बस थक गई हूं, मैंने कहा। उससे क्या बताती? वैसे आप उस बिल्डिंग से निकली जो राजेंद्र नगर के पास है? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा चौंक कर। आपको कैसे पता? अजीब है वो बिल्डिंग। उसमें एक्सीडेंट हुआ था 5 साल पहले। एक औरत की मौत हुई थी, वो भी आईटी कंपनी में काम करती थी। लेट नाइट ऑफिस से लौटते वक्त बारिश में वो उस बिल्डिंग में घुस गई थी, उसने बताया। मेरा दिल धक धक करने लगा। फिर क्या हुआ? बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग थे जो ड्रग्स बेच रहे थे, उन्होंने उसे मार दिया। बॉडी मिली थी एक कमरे में। उसकी बेटी भी थी 8 साल की, जो उस रात उसका वेट कर रही थी। बाद में बच्ची मेंटल हो गई और कुछ महीनों बाद वो भी चल बसी। मेरी सांसें अटकने लगीं। औरत का नाम क्या था? मैंने पूछा डरते हुए। नेहा था शायद, नेहा शर्मा, ऑटो ड्राइवर ने कहा। टेकविजन सॉल्यूशंस में काम करती थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ऑटो रुका मेरे घर के पास। मैंने पैसे दिए और निकली। संभल के जाइएगा मैडम, ऑटो ड्राइवर ने कहा। आजकल बुरी आत्माएं बहुत एक्टिव हैं पटना में। मैं सिर्फ सर हिला कर रह गई। घर पहुंची तो मां दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ थी तू इतनी देर? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? उन्होंने पूछा। बैटरी डेड हो गई थी, मैंने कहा और अंदर चली गई। अपने कमरे में पहुंचकर मैंने कपड़े बदले और लैपटॉप ऑन किया। गूगल खोला और टाइप किया, नेहा शर्मा टेकविजन सॉल्यूशंस पटना डेथ। कुछ रिजल्ट्स आए। एक न्यूज आर्टिकल दिखा, 5 साल पुराना। मैंने क्लिक किया। आर्टिकल में वही था जो ऑटो ड्राइवर ने कहा था। नेहा शर्मा 28, टेकविजन सॉल्यूशंस पटना में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। 5 साल पहले रात को देर से ऑफिस से निकली और उसके बाद उसकी लाश एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में मिली। मर्डर केस था। उसकी 8 साल की बेटी रिया, जो घर पर वेट कर रही थी, ट्रॉमेटाइज्ड हो गई और 6 महीने बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। पिक्चर भी थी आर्टिकल में, नेहा शर्मा की। मैंने स्क्रीन को घूरते हुए देखा। वह चेहरा मेरा नहीं था, बिल्कुल अलग शक्ल थी। लेकिन फिर नीचे एक और तस्वीर थी, रिया की, नेहा की बेटी की। और जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरी सांसें अटक गईं। वही बच्ची थी जो मुझे उस रात दिखी थी। वही सफेद फ्रॉक, वही बाल। लेकिन ये तस्वीर में वो खुश थी, मुस्कुरा रही थी। ये हो क्या रहा है? मैंने खुद से पूछा और तभी मेरे फोन की स्क्रीन जल उठी। बैटरी जो डेड हो चुकी थी, उसमें एक मैसेज दिखा, थैंक यू आंटी, अब मुझे और मेरी मम्मा को शांति मिलेगी। वो लोग जो मम्मा को मारने वाले थे, आज उन्हें मेरी वजह से पकड़े गए। आपको पता भी नहीं कि आप कितनी इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए। स्क्रीन फिर से बंद हो गई। मैं समझ गई, उस बच्ची ने मुझे उन वॉचमैन तक पहुंचाया था। वो वॉचमैन नहीं, पुलिस के इन्फॉर्मर्स थे। उन्होंने शायद उन ड्रग डीलर्स को पकड़ लिया जो 5 साल से खुले घूम रहे थे। मेरा फोन फिर से चालू हुआ। एक न्यूज नोटिफिकेशन आई,
पटना पुलिस ने 5 साल पुराने राजेंद्र नगर मर्डर केस में ब्रेक थ्रू की घोषणा की। 4 लोग गिरफ्तार। मैं बालकनी में गई। बारिश रुक गई थी। दूर बोरिंग रोड की तरफ देखा जहां से यह सफर शुरू हुआ था। फोन में एक और मैसेज आया, अनकनाउन नंबर से। कभी राजेंद्र नगर पुरानी बिल्डिंग के पास आना हो तो आ जाना। मुझे और मम्मा को कंपनी अच्छी लगेगी, पर डर मत, हम कुछ नहीं करेंगे। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरती हूं, मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि कुछ डर कभी छोड़ते नहीं। लेकिन हर डर के पीछे एक कहानी होती है, हर अजीब घटना के पीछे एक मकसद। मैंने कभी उस बिल्डिंग में वापस जाने की हिम्मत नहीं की, लेकिन हर बारिश में जब देर रात को मैं घर लौटती, दिल में एक अजीब सा फीलिंग आता है कि कोई मुझे देख रहा है, मेरे रास्ते पर नजर रख रहा है, ताकि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि डर के आगे कई बार कुछ और भी होता है। फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।